नमस्कार, मैं ईशा हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज़ पर आज के एपिसोड में आपकी एंकर हूँ। आज का हमारा एपिसोड वर्तमान के बर्निंग टॉपिक जो कि हेयर लॉस है उस पर आधारित है, क्योंकि ये भारत में और भी बहुत सारे लोगों में बालों के झड़ने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी पर आधारित है क्योंकि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है। बालों का झड़ना, बालों का गिरना और उनका पतला होना सामान्य स्थिति है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर, इमोशनल वेलबींग पर प्रभाव डाल सकता है। इस विषय पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए और शिक्षित करने के लिए दिल्ली की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लतिका आर्या हमारे साथ हैं। डॉक्टर लतिका, हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मुझे इस पॉडकास्ट पर इनवाइट करने के लिए, और मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने बहुत एक बर्निंग टॉपिक उठाया है जिससे कई लोगों को इस पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत लोगों को अफेक्ट कर रही है। मैं अपना ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ व्यूअर्स के लिए। बेसिकली मैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। ये डिग्री जो होती है इसमें हम स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। तो अराउंड 25 साल पहले ये मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी, और आज तब से लेके आज तक मैं मिनिमम 30,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर चुकी हूँ। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि हेयर प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मैं अपनी नॉलेज और अपना एक्सपर्टीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है इन 25 सालों में, वो मैं आपके साथ, आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन्हें ये नहीं पता कि करेक्ट आंसर कहाँ से मिले। डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि काफ़ी लंबे टाइम से आप पेशेंट्स देखती आ रही हैं, आपने 25 से 30 हज़ार पेशेंट्स अभी तक देखे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले में और अब में हेयर फॉल में क्या डिफरेंसेस आपने देखे हैं? पहले हम हेयर फॉल देखते थे तो आप मानिए कि दिन में 1 या 2 पेशेंट पूरे ओपीडी में हेयर फॉल के आते थे। बट अब जो मैं देख रही हूँ लास्ट 10 साल से, और ख़ास करके लास्ट 4 साल से, तो हेयर फॉल ऐसा बढ़ गया है कि मानिए कि मेजॉरिटी पेशेंट्स हेयर फॉल के ही आ रहे हैं हमारे पास जी। तो इसको देखकर थोड़ी चिंता भी होती है कि क्यों इतना हेयर फॉल बढ़ गया है, और दूसरा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने डर्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन के लिए क्यों चुना? देखिए, मुझे एमबीबीएस के बाद स्किन में खास करके रुचि थी, और स्किन के साथ साथ धीरे धीरे मेरी हेयर में भी रुचि हो गई, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हेयर की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ रही थी। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं खुद हेयर फॉल का सामना कर रही थी, और जिसका मुझे बहुत मुश्किल से मैं उसका ट्रीटमेंट कर पा रही थी और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। पर जब मैंने अपनी ही नॉलेज से उसको मैंने ठीक किया, तो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ मैं औरों को भी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने हेयर में फ़र्दर स्पेशलाइजेशन किया। मैंने अपना मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट हुआ हेयर ट्रीटमेंट्स में और ट्राइकोलॉजी में। तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हेयर इज़ समथिंग जो हमारे इमोशनल वेलबींग से, हमारे कॉन्फिडेंस से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी की हेल्प कर पाती हूँ और उसका कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चुनी है। तो पर्सनली आपको इनर फीलिंग आई कि मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। राइट। डॉक्टर लतिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जनरली तो रेगुलरली हमारे कुछ ना कुछ हेयर फॉल होते रहते हैं, लेकिन हमें कब ये समझना चाहिए कि हमें हेयर लॉस वाकई में हो रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ईशा आपने, क्योंकि एक हमारा एक नेचुरल हेयर फॉल साइकिल होता है। तो अगर आम तौर पे हम देखते हैं कि 50 to 100 हेयर हमारे नेचुरली भी गिर सकते हैं, बिकॉज हमारे हेयर का एक साइकिल होता है जिसमें ग्रोथ फेज़ होता है, ट्रांजिशन फेज़ होता है, और फिर एक रेस्टिंग फेज़ होता है। रेस्टिंग फेज़ के बाद पुराने बाल झड़ जाते हैं और न्यू बाल आते हैं। तो ये साइकिल जो है रेगुलर सब में ये चलता रहता है। तो बट अगर किसी को इससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और दूसरे केस में अगर किसी को लग रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है उनका जो डेंसिटी है बालों का वो कम हो रहा है, तो ये पता लगता है जैसे पार्टिंग होती है बालों की,
तो अगर वो वाइड हो रही है या जो उनकी पोनी टेल बनती है या बालों को वो जूड़ा बनाते हैं वो पतला हो रहा है या बाल की लंबाई पहले बढ़ती थी अब नहीं बढ़ पा रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं बाल, तो इन सब से हमें पता लग सकता है कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है और उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। कुछ एक्शन लेना चाहिए। या डॉक्टर लतिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये साइकिल पुरुषों में और महिलाओं में सेम होती है? पुरुषों और महिलाओं में हेयर फॉल में हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं? यस, सो इसमें हेयर ग्रोथ साइकिल तो सेम रहती है, जो ग्रोथ फेज़ और रेस्टिंग फेज़, बट जब हेयर फॉल होता है तो इसमें मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंस रहता है। मेल्स का जनरली क्राउन में थिनिंग होता है और उनका जो हेयर लाइन होता है, फ्रंट का हेयर लाइन, वो रिसीड करना शुरू हो जाता है। और विमेन में जब हम देखते हैं जो थिनिंग होती है या हेयर फॉल होता है क्रॉनिक, तो उसमें हेयर लाइन रिसीड नहीं करती है बट टॉप से उनकी थिनिंग हो जाती है। और दोनों ही केस में हम ये देखते हैं जनरली जो पीछे के बाल होते हैं, जो ऑक्सीपिटल एरिया हम बोलते हैं, यानी कि ये एरिया, तो इसमें डेंसिटी मेंटेन रहती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो डॉक्टर लतिका, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जब इनिशियली हमारा हेयर फॉल होता है उस टाइम पर ही हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हेयर फॉल को? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि अगर हम जल्दी ही उसको एड्रेस कर लें तो हम उसको प्रॉब्लम बनने से रोक सकते हैं। तो अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले उन्होंने यह सोचना है कि क्या हेयर फॉल जब मेरा स्टार्ट हुआ उससे 3 महीने पहले क्या मैं किसी स्ट्रेस से गुजरा हूँ, या मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ था, या मैंने कोई क्रैश डाइटिंग की थी, या वज़न लूज़ किया था। यानी ये सब ट्रिगर्स होते हैं जो एकदम से हेयर फॉल को स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी ट्रिगर होता है हेयर फॉल उसके 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है। यदि ऐसा कोई ट्रिगर है और वो ट्रिगर अब सॉर्ट आउट हो चुका है, तो जस्ट एक हेल्दी डाइट से और कुछ विटामिन डॉक्टर की सलाह से या कुछ मल्टीविटामिन से इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। बट जब आपकी नॉलेज में ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं है और हेयर फॉल सडनली स्टार्ट हो गया है या धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें फिर ज़्यादा देर नहीं करनी है। हमें इमीडिएटली ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलना है या डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना है। तो वो हमारी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं। तो जब हम हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे में हम वो सवाल पूछते हैं, उससे हमें कुछ आइडिया मिलता है। अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत है वो हम टेस्ट करवाते हैं। जब हमें उसका कारण पता चल जाता है तो उसका फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और अगर जल्दी स्टार्ट हो जाए तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। यानी स्टार्टिंग में ही हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसर्न करना चाहिए और हमारे जितने भी टेस्ट हैं और मेडिसिन है उससे रिलेटेड हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, उससे हमारे बिल्कुल। हेयर फॉल कंट्रोल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर लतिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हमारे जो लॉस्ट हेयर्स होते हैं उन्हें हम रिगेन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2 तरह के हेयर लॉस होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेडिकली नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, और दूसरा होता है स्कारिंग एलोपेशिया। सो इनमें ये अंतर मेन ये है कि स्कारिंग एलोपेशिया में हेयर रूट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बट ये बहुत रेयर होता है। तो उस केस में तो हम रीग्रो नहीं कर पाते, जो बाल चले गए वो चले गए, पर जो बाकी बाल है उसको हम बचा सकते हैं। बट जो आमतौर हम हेयर फॉल देखते हैं उसमें रूट्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो मीन्स कोई स्कारिंग नहीं है, तो इस केस में हम इनको रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत लेट आता है तो धीरे धीरे वो रूट्स श्रिंक होते होते बहुत ही फाइब्रस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको रिवाइव करना मुश्किल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ डिजीज़ हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं तो पेशेंट। अगर हम इनिशियल स्टेज पर आते हैं तो हम अपने हेयर्स को रिगेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर लतिका, हमें बताएं कि क्या आजकल ये जो केमिकल ट्रीटमेंट्स चले हुए हैं हेयर्स में, जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट है, हेयर कलरिंग है, रीबॉन्डिंग है, हेयर बोटॉक्स है, ये सब बालों के लिए आपको लगता है कि हानिकारक है? देखिए, ये सब चीज़ें अब हमारी मॉडर्न लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो गई हैं, बट डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, और अगर इनका कोई रेगुलर यूज़ करता है तो वो एक केमिकल एक्सपोजर मिलता है, बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, इम्यून सिस्टम के लिए भी हार्मफुल है। तो मैं जनरली किसी का बहुत ओकेजनल कोई फंक्शन है, मैरिज आ रही है, उसके लिए वंस इन ब्लू मून या वंस इन 2-3 ईयर्स किसी ने करवा लिया तो बॉडी उसको हैंडल कर पाती है। बट अगर कोई इसको रेगुलर करता है, यानी हर 6 महीने में, हर साल में, और वो रेगुलर उसको कंटिन्यू करते हैं, तो डेफिनेटली ये बालों की डेंसिटी और बालों का जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट करता है, फ्रिजी करता है, हेयर ब्रेकेज करता है।
तो इन प्रोसीजर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बहुत ही एसेंशियल हो, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है लाइफ में, तो कभी कभार इसको यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर लतिका, हेयर बोटॉक्स क्या होता है? तो हेयर बोटॉक्स एक्चुअली में इसमें बोटॉक्स यूज़ नहीं होता है। बोटॉक्स एक तरह का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जो रिंकल्स के लिए बना है। जब स्किन में बोटॉक्स लगता है तो स्किन स्मूथ हो जाती है। तो इसी तरह से एक केमिकल ट्रीटमेंट है, जब वो बालों पे यूज़ किया जाता है तो हेयर स्मूथ हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है हेयर बोटॉक्स, क्योंकि ये हेयर को स्मूथ बनाता है। तो इसमें थोड़े से जो केराटिन और रिबॉन्डिंग के कंपैरिजन में कम केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो इसको लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं। बट अगेन बिल्कुल भी ये पूरा केमिकल मुक्त है ऐसा नहीं है। मतलब बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी केमिकल ट्रीटमेंट ही है और ये हेयर के स्मूथनिंग के लिए काम आता है, तो हम इसे ओकेजनली ट्राई कर सकते हैं। यस। डॉक्टर लतिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बालों के लिए, ग्लोई बालों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हेल्दी, शाइनिंग और थिक हेयर तो सबकी चाहत होती है। तो सब लोग यही चाहते हैं, चाहे वो मेन हैं चाहे विमेन हैं, और सबको यही लगता है कि हमारे बाल बहुत अच्छे और शाइनिंग हो। तो ये तो सवाल सबके मन में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना होता है, जिसमें डाइट है, स्लीप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एक्सरसाइज है। तो ये तो फंडामेंटल्स हैं। जब ये सही रहेगा, सबका बैलेंस रहेगा, तो हेयर ऑटोमेटिकली शाइनिंग एंड ग्लोइंग रहेंगे। बट आप भी एग्री करेंगे कि आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस है, लोगों की डाइट में बहुत डेफिशिएंसीज़ हैं, लोगों को पता नहीं है कि क्या खाना है और क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो इसकी वजह से मॉडर्न लाइफस्टाइल के जो इवेंट्स हैं वो हमारे हेयर पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब अगर किसी के हेयर थोड़े वीक हैं या वो फॉल कर रहे हैं या हेयर डेंसिटी कम हो रही है, तो सबसे पहले उन्हें एक अच्छा मल्टीविटामिन ज़रूर लेना है। सो न्यूट्रिशनल थेरेपी जो है वो काफ़ी कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है। तो इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, बायोटिन, जिंक, मैग्नीशियम, इस तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स रहते हैं, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, कुछ बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो ये बालों की जो रूट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है जो ज़्यादातर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर लतिका, हम सब जानते हैं कि जो चीज़ हमें नेचुरली मिल जाती है उसकी केयर हम थोड़ी कम करते हैं। तो जब तक हमारे बाल सही सलामत होते हैं तब तक तो हम काफ़ी केयरलेस रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं उसके बाद हम केयरफुल होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी केयर है जो हम इनिशियल स्टेज में मिस कर जाते हैं, जो हमें स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें आगे चलकर हेयर लॉस की प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हेयर के लिए फंडामेंटल चीज़ है वो है डाइट। सो डाइट का बहुत हमें ध्यान रखना है, बचपन से ही ध्यान रखना है, जिसमें जंक फूड ना हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो, और समय समय पे खाना खाया जाए, सीजनल फूड खाया जाए, उसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, होल ग्रेन्स हों, पल्सेस हों, जिससे बालों को आयरन और डिफरेंट मिनरल्स, वाइटामिन्स मिलते रहें, प्रोटीन मिलता रहे। तो ये तो फंडामेंटल है। साथ में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रॉपर स्लीप चाहिए, और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ करनी है जैसे ब्रीदिंग वगैरह। अगर कोई एक फंडामेंटली इस चीज़ से फॉलो करेगा तो उनको कभी हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कई लोग हैं जो पूरा इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उन्हें एक मल्टीविटामिन ज़रूर लेना चाहिए ताकि हेयर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। और इसके साथ ये चीज़ का ध्यान रखें, जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे और जेंटल टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हार्श केमिकल वाले शैम्पूज़ और इवन टू मच केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कलरिंग, रीबॉन्डिंग, इन सब से थोड़ा सा दूर रहें। और एक चीज़ लोगों के माइंड में आती है कि ऑयलिंग करनी चाहिए कि नहीं। सो ऑयलिंग उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी ड्राई स्कैल्प है। अगर स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है तो उन लोगों को हम ऑयलिंग रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज ऑयली स्कैल्प में एक तरह का यीस्ट होता है, मैलेसीजिया फंगस बोलते हैं। तो वो ऑयल के ऊपर फीड करता है और उसकी वजह से जो फ्लेकी डैंड्रफ आप देखते हैं वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से कई लोगों को स्किन में एक्ने भी आ जाता है। और कभी हम ये भी देखते हैं कि स्कैल्प तो ऑयली है बट बाल फ्रिजी हैं, क्योंकि कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए हैं या बहुत हीट ट्रीटमेंट्स किए हैं।
तो उस केस में हम कंडीशनर का एप्लीकेशन रेकमेंड करते हैं। तो कंडीशनर एक तरह का सब लोग जानते हैं कि एक क्रीमी सा लिक्विड होता है, तो वो बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं, रफ सरफेस को वो स्मूथ करता है। और अगर तेल लगाना चाहें तो बालों के लेंथ पे तेल लगाया जा सकता है, जिससे बालों की ड्राइनेस को हम ठीक कर सकते हैं, और स्कैल्प में हम ऑयल अवॉइड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम अपने हेयर की हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर लतिका, अभी आपने जो हमें बताया वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आपने बोला कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और डाइट, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक डाइट आप सजेस्ट करेंगे, कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें सजेस्ट करेंगे? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि हार्श केमिकल्स, तो हम तो मार्केट जाते हैं, कोई भी शैम्पू उठा लेते हैं, हमें लगता है कि जेंटल ही होगा, हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये शैम्पू हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, या ये हार्श है या नहीं? पहले हम डाइट की बात करते हैं। तो डाइट में मैं जो रेकमेंड करती हूँ, सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए। तो आप देखते हैं जब सीज़न चेंज होता है तो मार्केट में फ्रूट्स चेंज हो जाते हैं, तो जो सीज़न में है हमें वो फ्रूट लेना है, और फ्रूट्स की वैरायटी लेनी है, बट एट अ टाइम, एक टाइम में एक फ्रूट खाना है। तो जैसे आप अगर 1 वीक का प्लान लेते हैं, तो अगर आज के मौसम की बात करें तो एक दिन आप एप्पल ले सकते हैं, एक दिन पेयर ले सकते हैं, एक दिन आप जैसे आजकल पपीता है, केला है, अमरूद है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं है कि एक ही फ्रूट आप खाएंगे तो उससे हेयर की नीड पूरी हो जाएगी। तो हमारे बालों को मल्टीपल विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत है। तो इतना ध्यान रखें, सीजनल लें और वैरायटी लें, जिसको आप डेली चेंज करके हर तरह के फ्रूट का इंटेक करें। सेम इज़ फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी सीजनल लेना है, फ्रेश लेना है, और उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है कि उसके विटामिन और मिनरल्स का डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगेन वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स लेना है। बट डाइट में जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है, डाइट शुड बी बैलेंस्ड। तो आपकी जो कैलोरी इनटेक है उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप कम खाते हैं तो वो भी हार्मफुल है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वो भी हार्मफुल है। तो अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से एक आप सैम्पल डाइट का आइडिया ले सकते हैं, और एक बार आप खुद उसको समझ जाएंगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बेस्ट जो डाइट है वो है जो आपके लोकल एरिया में सालों साल से लोग खा रहे हैं। तो आजकल लोगों को शौक़ है बाहर की चीज़ें खाने का, जंक फूड खाने का, या कुछ एग्जॉटिक चीज़ें लोग लेते हैं कि उस कंट्री में ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल ब्लूबेरीज़ हैं या एवोकाडोज़ हैं, चिया सीड्स हैं, ये सब हमारे लोकल कल्चर में नहीं बिलोंग करते, तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो जो अवेलेबल है आपके लोकेलिटी में सीज़न के हिसाब से आप उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंटेक करें। और पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक इंडियन गूसबेरी है जिसको हम आंवला बोलते हैं, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है बालों के लिए। तो जिनको भी हेयर फॉल होता है उनको मैं एटलीस्ट 2 आंवला डेली के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करती हूँ। साथ में और भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर में, ट्रेडिशनल साइंस में बताते हैं, जैसे एलोवेरा है या मेथी दाना है, ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती हैं। और कुछ हर्ब्स हैं जो बालों में लगाने से हेल्प करती है, जैसे आंवला है, शिकाकाई है, रीठा है। तो ये भी मैं मानती हूँ कि ये कुछ हद तक डेफिनेटली काम करते हैं आपके बालों को हेल्दी रखने में। और दूसरा आपने पूछा कि केमिकल्स, शैम्पू हम कैसे पहचानें कि वो केमिकल है या नहीं। तो आप वैसे तो कई बार बहुत मुश्किल होता है कि कुछ कंपनीज़ उस पर अपने पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखती हैं। तो हमें 2 मेन केमिकल से बचना है, दैट इज़ सल्फेट एंड पैराबेन्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और अगर उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप स्टडी कर पाएँ, उसमें अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप उस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप एक देख सकते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं वो पीएच भी मेंशन करते हैं शैम्पू की। तो अगर पीएच बिटवीन 4.5 टू 5.5 है तो वो हमारे बालों के लिए आइडियल है। जैसे कुछ लोग साबुन यूज़ करते हैं, तो साबुन इज़ हाईली एल्कलाइन, तो वो हमारे बालों को ड्राई करता है और उनको रफ़ करता है। तो सोप ना यूज़ करें, आप जेंटल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो सल्फेट फ्री हो, पैराबेन्स फ्री हो, और जिसकी पीएच 4.5 टू 5.5 हो। यदि मार्केट में ऐसे शैम्पूज़ आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप अपने ट्राइकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से कुछ प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, और वो अवेलेबल हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बनाती हैं, तो वो थोड़ा सा सेफ़ हो जाते हैं आपके बालों के लिए। तो डॉक्टर, आपको लगता है कि न्यूट्रिशन थेरेपी से हमें काफ़ी लाभ होता है? बिल्कुल। तो ये न्यूट्रिशन थेरेपी क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है या एक है?
इसमें जो मल्टीविटामिन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स को, विमेन को हम देखते हैं कि आयरन की कमी बहुत कॉमन है, तो उनके जो विटामिन्स होते हैं उसमें आयरन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। और मेल्स के अंदर जो बॉल्डिंग देखते हैं उसमें एक हार्मोन होता है डीएचटी, तो डीएचटी की मात्रा बढ़ जाती है। तो एक नेचुरल सप्लीमेंट होता है, तो सॉपामेटो जिसको बोलते हैं, तो जनरली मेल्स के जो सप्लीमेंट होते हैं उसमें सॉपामेटो रहता है। अदरवाइज अदर मिनरल्स और वाइटामिन्स काफ़ी हद तक वो सेम रहते हैं। डॉक्टर लतिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट ले रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, प्रॉपर डाइट है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चल रहा है, उसके बावजूद भी उसका हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ये तो हम डेली इसी तरह के पेशेंट्स देखते हैं जो अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, डाइट भी कर ली, स्लीप भी प्रॉपर है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, फिर भी उनको हेयर फॉल हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में हम उनका पूरा मेडिकल चेकअप कराते हैं। मे बी देर इज़ सम हार्मोनल इम्बैलेंस, या कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, या कुछ ट्रेस मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, या ये भी हो सकता है कि कुछ उनका रिसेप्टर की जो बालों के अंदर केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो उनका इम्बैलेंस है। तो इस तरह से हम उनको जब डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, जो FDA अप्रूव थेरेपी है, वो है मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल बालों की ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, उसकी वजह से बालों की थिकनेस बढ़ जाती है, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, उसका जो ग्रोथ फेज़ है वो लंबा हो जाता है, और जो रूट्स हैं जो वीक हेयर बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हेयर बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक ये ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी लाभदायक है, और मोस्टली लोगों को यही ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है या कोई और इम्बैलेंस है तो उसको भी साथ साथ हम ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को थायराइड है, या किसी का शुगर इम्बैलेंस है, या कोई उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंड्रोजन्स हाई हैं, डीएचटी हाई है, तो उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसका भी ट्रीटमेंट साथ साथ करते हैं। तो ये मेडिकल थेरेपी में आ जाता है। और आजकल साइंस में इतनी उन्नति हो चुकी है कि आजकल रीजनरेशन थेरेपीज़ आ चुकी हैं। तो आप सब लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट तो सुना ही होगा कि अगर बाल नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। ऑफ कोर्स वो ऑप्शन तो अवेलेबल है, बट उससे पहले अगर आपने मेडिकल थेरेपी कर लिया, आपने मिनॉक्सिडिल भी लगा लिया, और फिर भी ग्रोथ इतनी नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ इंजेक्शन थेरेपीज़ का सहारा ले सकते हैं जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट किए जाते हैं। तो नॉर्मल स्कैल्प में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेयर को हेल्दी रखते हैं, बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से इन ग्रोथ फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके। तो ये हम इंजेक्ट करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं रूट्स को, और हेयर को रीजनरेट कर सकते हैं। डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि एलोपेशिया क्या है? एलोपेशिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है बॉल्डनेस। जब कोई भी एरिया है जहाँ थिनिंग हो रही है, या वहाँ पे बाल बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको एक वर्ड बोल दिया जाता है एलोपेशिया। एलोपेशिया के कई प्रकार हैं, स्कारिंग एलोपेशिया, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। तो कॉमनली तो हम नॉन स्कारिंग एलोपेशिया ही देखते हैं, इसके भी कई प्रकार हैं, बट जो दो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हैं पैटर्न एलोपेशिया। पैटर्न एलोपेशिया जैसे मैंने बताया कि मेल्स में हेयर लाइन पीछे हो जाती है और क्राउन की थिनिंग हो जाती है, और विमेन में हेयर लाइन तो इंटैक्ट रहती है, फ्रंटल हेयर नहीं जाते हैं, बट जो टॉप के सेंटर के हेयर हैं उनकी थिनिंग हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं पैटर्न एलोपेशिया। एंड देन एक तरह का एलोपेशिया होता है जिसमें डिफ्यूज़ हेयर लॉस है, यानी कि हेयर फॉल एक्सेसिव क्वांटिटी में कंटिन्यू कर रहा है और वो रुक ही नहीं रहा है, जो सालों साल तक कंटिन्यू रह सकता है। तो उससे एक डिफ्यूज़ हेयर थिनिंग, मतलब कि सिर्फ टॉप पे नहीं, इवन पीछे भी लोगों के बाल थिन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एलोपेशिया में ही कवर हो जाती हैं, बट उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं। पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में ही एलोपेशिया देखने को मिलता है? ऑफ कोर्स दोनों में ही मिलता है। आप ये समझिए कि 50% लोग 50 ईयर्स तक आते आते उनको कुछ ना कुछ फॉर्म में एलोपेशिया सफ़र करना पड़ता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर लतिका, बालों के पतले होने का क्या रीज़न है? और हमें ये भी बताएं कि क्या बालों का पतला होना रिवर्स किया जा सकता है? जो बालों की अगर रिक्वायरमेंट है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उनको ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर ये चीज़ मीट नहीं हो पा रही है,
ड्यू टू सर्टन हार्मोनल इम्बैलेंस के मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, और ये सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं अगेन लाइफस्टाइल से, डाइट की इम्बैलेंस होना, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलना क्योंकि एक्सरसाइज अगर कम है, या स्लीप नहीं पूरी हो रही है तो उससे मेलाटोनिन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से ये हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले हेयर थिन होंगे, फिर हेयर फॉल होंगे, और स्कैल्प भी ड्राई और थिन सी लगती है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो स्टेजेस होती हैं इसकी, धीरे धीरे ये सब दिखना शुरू हो जाता है। डॉक्टर लतिका, बहुत सारे मिथ्स भी सुने हैं मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मिथ्स भी हम डिस्कस करें। सबसे Definitely. पहला मिथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा कहते हैं कि कैप पहनने से हेयर लॉस होता है, वहाँ पे गंजापन हो जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगी, इसमें बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं है, ये एब्सोल्यूट मिथ है। सो नॉर्मली क्या होता है कि कॉज तो कुछ और होता है, बट आप ये देखिए जैसे पैटर्न जो हेयर लॉस होता है वो टॉप एरिया में ही होता है, और कैप भी टॉप में ही पहनी जाती है। तो इस चीज़ों को लोगों ने रिलेट कर लिया कि यहाँ थिनिंग हो रही है तो मे बी कैप की वजह से है। तो पैटर्न कैप का है, बट कैप की वजह से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या बार बार शैम्पू करने से हेयर लॉस होता है? शैम्पू, अगर आपने जेंटल शैम्पू चूज़ किया है और आप शैम्पू की क्वालिटी और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर आपने ध्यान दिया है, तो अगर आप डेली भी शैम्पू कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर केमिकल शैम्पू है, बहुत हार्श शैम्पू है और बालों को वो ड्राई कर रहा है, तो उससे बाल धीरे धीरे डैमेज हो सकते हैं, स्कैल्प भी इरिटेट हो सकती है, और फिर अगर इचिंग हो जाए तो इचिंग से और इन्फ्लेमेशन से हेयर पे डैमेज इफेक्ट हो सकता है डेफिनेटली। डॉक्टर लतिका, हमें बताएं कि क्या गंजापन सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है? देखिए, जो एज रिलेटेड हेयर फॉल है वो तो एज के साथ होता है। जनरली यंग एज में हेयर फॉल नहीं होता है, बट जनरली हम देखते हैं 30s 40s में जाते जाते थोड़ा थिनिंग ऑब्वियस हो जाता है, उसके बाद 50s 60s 80s तक आते आते काफ़ी थिनिंग हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि यंग लोगों को हेयर फॉल नहीं हो सकता या उनको एलोपेशिया नहीं हो सकता। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बालों की एक स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी होती है, कोई प्रोटीन्स की कमी होती है, तो ऐसे बच्चों को बचपन में ही गंजापन हो जाता है। और एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा किसी भी एज में हो सकता है, ये बचपन में भी हो सकता है और बड़ों को भी हो सकता है। तो बच्चों में भी एलोपेशिया पाया जाता है। और जिन बच्चों का लाइफस्टाइल बचपन से ही ख़राब है, जो बहुत जंक फूड खाते हैं, या बच्चे लेट तक आजकल जागते हैं और टीवी के आगे बैठे रहते हैं और बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे बच्चों में हमने देखा है कि अर्ली एज में जो पैटर्न हेयर लॉस जो नॉर्मली 35-40 में स्टार्ट होता था, वो आजकल हम टीनेजर्स में देख रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। डॉक्टर लतिका, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या हेयर ऑयलिंग करने से बाल जल्दी बढ़ते हैं, थिक होते हैं? ऑयलिंग का वेरिएबल रहता है। नॉर्मली ट्रेडिशनली इंडिया में ऑयलिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और कुछ हद तक वो सही भी है। और बट हम क्या देखते हैं, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल लोगों की जो स्कैल्प के ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो ऑलरेडी वो इतना ऑयल बनाते हैं, और ड्यू टू सम इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो जो यीस्ट होते हैं मेलासीजिया फंगस, वो ओवरग्रो कर जाता है बालों में जब भी ऑयल लगाया जाता है। तो उसकी वजह से डैंड्रफ, इचिंग और ऑयली स्कैल्प, और उसकी वजह से हेयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इस केस में हम ऑयल मना करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली ऑयल लगाया जा सकता है। ये हमारी ट्रेडिशनल थेरेपी है, इसके हम खिलाफ नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ये ऑयल बेनिफिशियल नहीं है, उनके लिए वो हार्मफुल है। डॉक्टर लतिका, ये केमिकल ट्रीटमेंट्स सिर्फ हमारे बालों को गिराते ही हैं, झड़ाते ही हैं, या हेयर ग्रे भी होता है इसकी वजह से? बिल्कुल, ये देखा गया है कि जब केमिकल कलर्स यूज़ किए जाते हैं तो वो एक ऑक्सीडेटिव डैमेज की स्टेट क्रिएट करते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज मतलब कि सेलुलर लेवल पे जो पिगमेंट सेल्स होते हैं जो बालों को कलर देते हैं, उनको वो बहुत सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स के लिए, तो उनसे उनको डैमेज होता है और हेयर ग्रे हो जाता है, और आसपास के जो बाल हैं जो पहले डार्क कलर के थे वो भी धीरे धीरे ग्रे हो जाते हैं। तो शुरू में अगर का बाल इतने ग्रे नहीं हैं तो बच्चों को, यंगस्टर्स को हेयर कलर से थोड़ा सा परहेज़ ही रखना चाहिए, अनलेस कि बहुत एज में अगर बाल ग्रे हो रहे हैं तब मजबूरी है तब यूज़ कर सकते हैं। और उसका भी आजकल
तोड़ आ गया है कि हर्बल कलर्स इतने अच्छे आ गए हैं जिनका फॉर्मुलेशन ऐसा है जो बिल्कुल दूसरे कलर मार्केट कलर्स की तरह ही लगते हैं। वो जेल फॉर्म में अवेलेबल हैं जिसमें हेना रहता है, इंडिगो रहता है, या वो अमोनिया और पीपीडी से मुक्त होते हैं। तो इस तरह के कलर्स की हम रिकमेंडेशन देते हैं ताकि हेयर ग्रे ना हो और हेयर फॉल भी ना हो। डॉक्टर लतिका, स्ट्रॉन्ग, शाइनी और ग्लोई हेयर्स के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? तो ये हमारे पूरे पॉडकास्ट का एक समरी आप समझ लीजिए जो हमने अभी तक डिस्कस किया। तो यदि आप हेल्दी, शाइनी और थिक हेयर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपको अपनी डाइट, अपनी स्लीप, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अवॉइडेंस के लिए कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करने हैं, ब्रीदिंग, मेडिटेशन वगैरह। तो एक ओवरऑल हेल्दी होलिस्टिक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी वजह से थोड़ा टाइम के लिए अगर लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है और कोई बीमारी हो जाती है या कुछ डाइट प्रॉपर नहीं आप ले पाए हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हेयर फॉल हो सकता है। तो उसमें आप न्यूट्रिशनल थेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल भी नहीं आ रहा है तो आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, उसकी पूरी जांच करवानी है और उसका जो भी कॉज निकल के आता है उसका साथ साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कुछ सीरम्स लगाने के लिए, मिनॉक्सिडिल के लिए, विटामिन्स के लिए, और अगर कोई इम्बैलेंस है उसकी मेडिसिन चलेगी। और या अगर हेयर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं तो रीजनरेशन थेरेपीज़ हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट है, एक्सोसोम थेरेपी है, ये न्यू थेरेपीज़ आई हैं जो हेयर को रीजनरेट करती हैं, स्टेम सेल थेरेपीज़ हैं एंड इवन हेयर ट्रांसप्लांट है। तो एडवांस केसेस में या जो हेयर फॉल रूटीन आपके प्रिकॉशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा डिले ना करें। जितना आप अर्ली करेंगे उतना आपका रिज़ल्ट बेटर होगा, उतना आपकी ग्रोथ बेटर होगी और आप एलोपेशिया से, बॉल्डनेस से आप बच पाएंगे। और ये आपके डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा, आपकी इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करेगा और इट मेक्स यू मोर हैप्पी, यू फील मोर एम्पावर्ड एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। तो डॉक्टर लतिका, जैसा कि आपने बताया कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंजाइटी मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या एंगर मैनेजमेंट भी कोई फैक्टर है हेयर लॉस में? एंगर भी स्ट्रेस का ही पार्ट है। जब हम एंग्री होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिज़ोल प्रोडक्शन होता है। कॉर्टिज़ोल एक हार्मोन है, जब वो हाई होता है तो हमारी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस कर देता है, यानी कई तरह के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जैसे इंसुलिन या थायराइड और एंड्रोजन्स। इसमें आपका अगर जस्ट शॉर्ट टर्म एंगर है तो वो बॉडी में इतना नुकसान नहीं करेगा, बॉडी रिकवर कर लेती है। बट अगर क्रॉनिक एंगर इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ये हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस करके हमारी इम्यूनिटी को भी लो करता है, हमारी ब्रीदिंग को इफ़ेक्ट करता है, बीपी को हाई करता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइंड करके डेफिनेटली हेयर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं और हेयर फॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे उम्मीद है कि हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमारे दर्शकों को अपने सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि वे आपके सारे ही सजेशंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। आपने अपने कीमती वक्त से इतना वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इट वॉज़ माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। बालों से संबंधित समस्याओं का समाधान पाने के लिए, विशेषज्ञों से जुड़े रहने के लिए हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट से जुड़े रहें। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी उपलब्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए स्पेशलिस्ट के साथ। धन्यवाद।